तो अब हमारा अगला टॉपिक है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स असल में ये एक ऐसा लॉ है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कमियों को बताता है ना। बोले उसकी क्या कमियां हैं, चलो उस पर फोकस करते हैं। पहले लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपको याद होगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जब हम पढ़ रहे थे, बल्कि सारे के सारे जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है, उस पर बेस्ड है पूरा का पूरा। तो अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करते हुए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जाता हूं, उसमें से एक प्रोसेस पढ़ा था जिसमें मैंने कहा था आइसोथर्मल प्रोसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, है ना। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ये अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन आता है। मगर आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहता, तो डेल्टा यू जीरो हो जाता है। मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू वर्क डन। मतलब ये कहना चाहता है कि आप पूरी हीट को काहे में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, या वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते। वर्क को तो हीट में कन्वर्ट कर सकते तुम, मगर हीट को पूरी ही पूरी वर्क में कन्वर्ट कर सकते या नहीं, ये पॉसिबल नहीं। तो ये जो एक स्टेटमेंट है क्वांटिटेटिवली, मतलब बस बोलने के लिए ठीक है, बातों का झाड़ है, प्रैक्टिकलिटी में ये बिल्कुल भी जीरो है। ये ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाए। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हीट का लॉस हो जाता है, पूरा वर्क में कन्वर्ट होता नहीं। जैसे मैंने कहा था कि आप गाड़ी है, गाड़ी के अंदर इंजन होता है, उसे पेट्रोल का स्प्रे मारते हैं, अंदर स्प्रे चलता है, फिर उसको ब्लास्ट होता है। जो ब्लास्ट होता है, जो हीट जनरेट होती है, उससे पिस्टन ऊपर नीचे मूव होता है, वर्क में कन्वर्ट होता है। मगर मैं बोल रहा कि क्या तुम ऐसा इंजन बना सकते हो जिसकी दीवारें बिल्कुल ठंडी रहे और जितनी हीट जनरेट हो उसे ऊपर नीचे ढकेलने के काम में आए? नहीं हो सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है ना भैया। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये एक लिमिटेशन तुम्हारे सामने आता है। तो वो इसको मैं ऐसा लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, heat can be completely converted into work, which is practically impossible. देखो, जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया था, हम तो आज के जमाने में बहुत एडवांस उसमें हम लोग हैं, हम लोग बहुत सारे नॉलेज हमारे उसमें रखते हैं, हम लोग काफी नॉलेज ओरिएंटेड है। हमको मालूम है जब ठंडी बॉडी और गर्म बॉडी एक साथ कांटेक्ट में आएगी तो हीट कहां से कहां फ्लो होगी, गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी में, अपने आप। ऐसी कोई मशीन लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। हमको मालूम है कि हीट कभी भी ठंडी बॉडी से कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में नहीं जाएगी, ये आपको मालूम है, अपने आप तो नहीं जाएगी। हाँ, अगर तुमको भेजना है तो उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, मशीन लगाना पड़ेगा। जैसे ये कमरा ठंडा है मगर बाहर का सराउंडिंग कैसा है, गर्म है। मैं ये चाहता हूं कि ये ठंडा और हो जाए, उधर गर्म हीट और चलेगी तो मेरे को मसला नहीं। तो अपने आप जाना पॉसिबल है कि कुछ ना कुछ मैकेनिज्म तुमको लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, किसी ना किसी चीज को वर्क करना पड़ेगा ताकि वो हीट यहां से वहां बाहर निकले। तो जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया था, जब हम उसी बारे में स्टडी कर रहे थे, तो वो सिर्फ ये बात करता था कि हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती है, वो टेम्परेचर के बेसिस पे ये नहीं बताता था। हम लोग जानते हैं, हमारा लॉजिकल आंसर ही हम जानते हैं कि भैया अभी के जमाने में कि भैया जो गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी में हीट जाती है। मगर जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आया था, उसने सिर्फ हीट एब्जॉर्प्शन और हीट रिजेक्शन के बारे में बात किया। उसने ये नहीं बताया कि हीट अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रही है तो ये टेम्परेचर डिफरेंस मतलब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ही पॉसिबल है।
उसने कभी भी ये बात नहीं मेंशन किया कि भैया कोल्ड बॉडी से, मतलब उसके कुछ थेरीज के अकॉर्डिंग आप ये भी कह सकते हैं कि हीट क्या है, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में भी ऑटोमेटिकली जा सकती है, ऐसा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की थ्योरी के अनुसार कहना था, जो कि क्या है, गलत है। हम बात जानते हैं कि हीट सिर्फ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ही जाती है, इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। मगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता था, ये भी पॉसिबल है। मैंने इसके बारे में उसने कुछ बात नहीं किया, उसने एग्जांपल्स लिया और बोला भाई देखो यहां से ऐसा जा रहा है, हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में जा रहा है, मगर ये विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंट, बिना किसी बाहरी मदद के ये पॉसिबल नहीं है, बिना किसी मशीनरी के वो पॉसिबल नहीं है, बिना वर्क किए ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा ड्रॉबैक आ गया। तो मैं यहां लिखूंगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, heat on its own can flow from hot body to cold body एंड वाइस वर्सा। ये इसमें इशू है, वाइस वर्सा में, वाइस वर्सा मतलब उसका उल्टा भी पॉसिबल है, इसमें इशू है। कोल्ड बॉडी हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी एंड वाइस वर्सा, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल अगेन। तो ये दो चीजें जो हमने पकड़ के लाए कि तुम्हारे लॉ में दो गलतियां हैं, ये दो गलतियां तुमने लॉ के अकॉर्डिंग जो तुमने बनाया है ना, जो तुमने पूरा का पूरा लॉ के अकॉर्डिंग प्रोसेस बताया है, तुम्हारे इसके अंदर दो गलतियां पकड़ेगी। अब ये दो गलतियों को ही डिस्क्राइब करता है आपका सेकंड लॉ। जैसा कि अगर मैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे जाता हूं, बहुत आसान है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहला नाम आता है आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। पहला आएगा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ठीक है। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है कि तुम ऐसा हीट इंजन बना ही नहीं सकते जो 100% हीट को पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट कर सके। यही था ना जो पहला लॉ क्या बोल रहा था, पहला ड्रॉबैक क्या बोल रहा था, भाई तुम्हारे प्रोसेस के हिसाब से तो हीट पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो सकता, मगर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है, नहीं नहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच converts 100% हीट इनटू वर्क। भैया तुम ये बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रुडोल्फ एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो रुडोल्फ एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट, तो व्हाट इज दिस रुडोल्फ एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट? ये कहता है heat on its own cannot travel from cold body to hot body without performing वर्क ऑन इट। तो भैया हीट खुद ब खुद कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में ट्रैवल नहीं कर सकती अपने आप, बिना वर्क परफॉर्म किए उस पर वर्क परफॉर्म करना जरूरी रहता है। आई बात समझ में? तो ये था हमारा आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पढ़ लो, रीड कर लो। तो देखो बेटा, ये नेक्स्ट टॉपिक रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस।
पहला हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस देखें, छोटा सा पॉइंट है, ध्यान दो। ऐसा प्रोसेस जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप पूरे जो सिस्टम है उसको वापस से फाइनल से इनिशियल से फाइनल गया, फिर वापस से फाइनल से इनिशियल स्टेट पे ला सकते हैं। जब वो वापस उस स्टेट में आएगा तो वो क्या कहता है, देयर इज नो चेंज एनीवेयर एल्स इन द यूनिवर्स। मतलब जाते वक्त और आते वक्त कोई बदलाव नहीं आएगा, कहीं पे कुछ भी किस्म का, किसी भी किस्म का बदलाव नहीं आएगा। तो घर से क्लास पे आया, फिर क्लास से घर पे गया, मतलब तू जो जाते आते वक्त जो जिस रास्ते से आया था, है ना, जिस स्टेप जहां जहां तेरे पड़े थे, वापस जाते वक्त भी तेरा हर स्टेप वहीं पर पड़ा। तो मैं ये बोलूंगा अगर ऐसा होता है तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। मगर फिजिक्स में इसको कैसा बोला जाएगा, देखो आप इमेजिन करो, एक पिस्टन और सिलेंडर का सिस्टम इमेजिन करो आप। सिलेंडर है, उस पर लगा हुआ है ये पिस्टन, ओके, और उसके अंदर भरी हुई है गैस। इस गैस का कुछ ना कुछ एक प्रेशर होगा और वॉल्यूम होगा, ठीक है। और ऐसा इमेजिन करो इसके ऊपर बहुत सारे बारीक 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 कंकर रखे हुए, बहुत सारे बारीक बारीक कंकर रखे हुए। अब ऐसा है, मैं अब यहां पर पीवी डायग्राम बनाने वाला हूं। आप ऐसा इमेजिन करो, एक एक कंकर को तुम उठाते जा रहे हो और साइड में रख रहे हो, एक एक कंकर उठा रहे हो साइड में रख रहे हो, तो क्या होगा, कंकर का जो वजन इस पे पड़ रहा है कम होगा। और मान लो गैस का प्रेशर अच्छा खासा था, तो जैसे जैसे तुम कंकर उठा रहे हो ऊपर से पड़ने वाला प्रेशर कम हो रहा है और गैस का प्रेशर बढ़ गया उसके मुकाबले, तो गैस एक्सपांड करेगी। गैस एक्सपांड करेगी तो पिस्टन थोड़ा 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 करके ऊपर जाएगा। तो इस प्रोसेस को मैं इस तरह से बताऊंगा। मान लो कि इस एक्सपांशन को मैंने इस तरह से बताया, मैंने देखा कि देखो भाई, जब आपका वॉल्यूम ये था V1, तब प्रेशर कितना था P1। जब आपका वॉल्यूम क्या था V2, तब प्रेशर क्या था P2। जब आपका वॉल्यूम था V3, तब प्रेशर क्या था P3। एक सर्टेन वैल्यू आई होगी। अब तुमने क्या करे कि ठीक है, यहां तक मैंने एक्सपांड कर दिया। अब मैं जिन कंकर को उठा के बाजू में रखा था, मैं वापस से उन कंकर को उसके ऊपर रखूंगा उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में उठाया था। जो सबसे लास्ट वाला था उसको पहले रखूंगा, सेकंड लास्ट वाले को अब दूसरे नंबर पे रखूंगा, थर्ड लास्ट वाले को तीसरे नंबर पे रखूंगा, रखते जा रहा, तो ये वापस से वजन पड़ रहा है इसके पर। और अब ये वजन पड़ेगा तो नीचे 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 आएगा और वापस से ये पुराने स्टेज पे आएगा। मतलब यहां से शुरू किया था यहां पर आएगा। अब मैं क्या नोटिस करूंगा, अच्छा जब वॉल्यूम V3 था तब प्रेशर कितना था, तो बोले अभी P3 है, मतलब वापस आ रहा मैं, ये जाते वक्त की वैल्यूज थी, अब वापस आते वक्त। तो मैं कहूंगा ठीक है, जाते वक्त तुम्हारा इस तरह से वैल्यूज था, अब तुम वापस आ रहे हो, वॉल्यूम कम हो रहा है, तुमने नोटिस किया तो तुम्हारा वॉल्यूम ये V3 था, उस वक्त प्रेशर कितना था, बोले P3। बोले जाते वक्त भी यही वैल्यू थी, आते वक्त भी यही वैल्यू है, ओके। और कम करो, अब वॉल्यूम कितना है V2, प्रेशर कितना है वही है जो पहले था V2। और वॉल्यूम को कम करो, V1, प्रेशर क्या है अभी भी वही है P1। तो तुम मुझे बताओ कि जब तुमने कंप्रेशन किए, कहीं पे भी किसी भी चीज में कोई बदलाव आया क्या? जाते वक्त जो तुमको वैल्यूज मिल रही थी, आते वक्त भी वही वैल्यूज मिली। ऐसे एक्सपांशन को और कंप्रेशन को या इस प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। ये तभी पॉसिबल है जब ये पिस्टन का खुद का कोई मास नहीं है, मतलब वजन नहीं है, और ये जो दीवारें और पिस्टन के बीच में जो गैप है ना, वो एकदम स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है। अगर फ्रिक्शन हुआ तो क्या गड़बड़ हो जाएगी, देखो। अब तुम इमेजिन करो फिर से ये प्रोसेस को, फिर से ये खेल अपने को खेलना है। ये पिस्टन है, ठीक है, अंदर गैस भरी हुई है, हाँ ठीक है, पिस्टन के ऊपर बहुत सारे कंकर रखे हुए, हाँ ठीक है। अब ये पीवी डायग्राम बना रहा हूं मैं, ओके। क्या करने वाले अपन, पिस्टन पे से एक एक कंकर को उठा के साइड में रखेंगे, क्या होगा, ऊपर से वजन कम होगा,
गैस फैलेगी, फैलते जाएगी, उसका एक्सपांशन होगा। तो भैया अपन देखेंगे कि इस तरह से एक्सपांशन हो रहा है। ओके चलो ठीक है, मान लिया है ना, जब ये प्रेशर था तो वॉल्यूम ये था, जब ये प्रेशर था तो वॉल्यूम ये था। मगर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि भैया ये जो पिस्टन है ना, ये फ्रिक्शनलेस नहीं है, उसमें ऑयलिंग प्रॉपर करी हुई नहीं है। तो जब जब आप कंकर उठा रहे हो और जब पिस्टन ऊपर सरक रहा है तो वो घसते हुए सरक रहा है। जबकि दो चीज आपस में ऐसा घसती है, फ्रिक्शन की वजह से क्या जनरेट होता है, हीट। तो इसमें ज्यादा हीट जनरेट हो जाएंगे, थोड़ा सा ज्यादा गर्म हो जाएगा वापस, है ना। और अगर ज्यादा गर्म हो गया तो मैंने क्या किया, एक एक कंकर उठाते रखा 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 पूरा यहां तक के पिस्टन आ गया। अब वापस से उसी ऑर्डर में कंकर रख रहा हूं, मगर तुमने यहां से यहां तक आने में जो तुम्हारा पिस्टन जब मूव हुआ ना ऊपर, तो वो घसते हुए गया हो। तो घसते हुए होने की जाने की वजह से क्या हुआ, अंदर हीट आ गई, है ना, अंदर हीट आ गई। तो अब मैं ये बोलूंगा, हीट अंदर आने की वजह से अब यहां के हालात पहले जैसे नहीं रहे। अब जब तुम वापस से उसको अंदर रखेंगे तो जो जिस रास्ते से गए थे आपको वही रास्ता नहीं मिलेगा। पॉसिबिलिटी ये है कि आप जब लौटेंगे तो आपको, पॉसिबिलिटी ये है, एकदम स्ट्रेट लाइन जरूरी नहीं है, स्ट्रेट लाइन जरूरी नहीं है, मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे लिया। स्टेट बोर्ड में भी स्ट्रेट लाइन था, अपन ने भी लिए। तो हो सकता है ऐसा हो, बोले मीनिंग कैसा समझा नहीं मेरे को, कि देखो अगर मान लो जाते वक्त ऐसा था, सॉरी मुझे ऐसा बताना चाहिए था। देखो जाते वक्त V1 V2 V3, तो जाते वक्त प्रेशर ये था P1, ये था प्रेशर P2 और ये था प्रेशर P3, है ना। आते वक्त अब देखो ये है प्रेशर P3, ये है प्रेशर P2 और ये है प्रेशर P1। अगर आप नोटिस कर रहे होंगे पहले से प्रेशर ज्यादा मिल रहा है आपको, है ना। देखो ना, P1 पहले यहां था, P1 ज्यादा आ रहा ना, ऊपर आ रहा। P3 पहले यहां था, P3 यहां पर आ रहा। P2 पहले यहां था, P2 अब यहां पर आ रहा। वापस आते वक्त बोले प्रेशर कहां से आ गया। एक बंद कंटेनर के अंदर प्रेशर कैसे बढ़ता है, अगर गर्म हो जाए, वो अगर गैस गर्म हो जाए तो उसका गर्म होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, प्रेशर बढ़ता है। तो यार मैंने बाहर से तो कोई हीट सप्लाई नहीं किया, है ना। और मान लो ये सिलेंडर पूरा इंसुलेटेड था, तो कहीं से बाहर हीट तो जा ही नहीं सकती। हुआ कैसे, अरे वो तुम्हारा घस रहा था ना पिस्टन, वो पिस्टन घसने की वजह से क्या हुआ, हीट पैदा हुई। और हीट पैदा होने की वजह से क्या हुआ, फिर वहां पे प्रेशर बढ़ गया। अरे वही होता है ना, आपके गाड़ी के इंजन में ऑयल डालते हैं, कूलेंट डालते हैं, क्या होता है, और ना अपने को ऑयल चेंज करना पड़ता। एक बार ऑयल डाल के छोड़ देते क्या अपन, है? आपको अगर साल भर में 6 महीने में, डिपेंडिंग अपॉन ये रनिंग, आपको क्या करना पड़ता है, ऑयल को चेंज करना पड़ता है। क्यों, ताकि वहां पर रिवर्सिबल प्रोसेस हो सके। क्योंकि अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, फिर क्या होगा, इंजन ब्लास्ट हो सकता है, इंजन खराब हो सकता है ना। तो इसी वजह से यहां पर हम क्या देखते हैं कि जब आप वॉल्यूम कम करते हो आपको प्रेशर अलग हट के मिल रहा है। और वो किस वजह से, कि भैया आप देख सकते हैं वो घसते फ्रिक्शन है, या लिक्विड के अंदर विस्कस फोर्स होता है ना। ऐसे प्रोसेस को इरिवर्सिबल प्रोसेस मिलते हैं, कि वापस तो लौट के आ गए मगर उसी हालत में नहीं आया आप, आपको वही वैल्यूज नहीं मिली जितने जो जाते वक्त थी आपकी। इवन जब कोई एक्सप्लोजन होता है, ब्लास्ट होता है, वो भी इरिवर्सिबल प्रोसेस रहता है ना। जैसे कोई मतलब मान लो आप फुग्गे में हवा भर के रखी, ब्लास्ट की, फाट कर फुगा, हवा चारों तरफ उसमें की जो गैस थी फैल गई, वापस आप उसको कर सकते क्या, वो कंडीशन में ला सकते हैं, एग्जैक्ट वही कंडीशन में आ सकता क्या हो, नहीं, वो भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आई बात समझ में। सो दिस वाज योर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, टुडेज लास्ट टॉपिक। रीड कर लो, इंपॉर्टेंट है, ये नीट में है।